हाँ, पिछले लेक्चर में मैं बता रहा था अभिक्रिया की औसत दर के बारे में या अभिक्रिया के वेग के बारे में। अब मैं बताऊंगा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग कहिए या दर। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की प्रकृति यह प्रभावित करती है अभिक्रिया के वेग को। जैसे अभिकारक अगर आयनिक है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और अगर अभिकारक सहसंयोजक है तो उसका वेग कम रहता है। जैसे 2 एग्जाम्पल लिए गए, जैसे ये AgNO3 और प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaNO3। और दूसरा रिएक्शन जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना। ये 2 रिएक्शन हैं। इसमें अभिकारक सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आयनिक है। Ag पर प्लस है, NO3 पर माइनस है, Na पर प्लस है, Cl पर माइनस है। ये जो अभिकारक हैं आयनिक हैं। तो अभिकारकों की प्रकृति अगर आयनिक होती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगर अभिकारकों की प्रकृति सहसंयोजक है, जैसे H2 आयनिक नहीं है, ये H सिंगल बॉन्ड H सहसंयोजक बंध होते हैं। O2 में होता O डबल बॉन्ड O। ये जो अभिकारक हैं ये सहसंयोजक हैं। तो सहसंयोजक हैं तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है। ये अभिक्रिया तीव्र वेग से होती है और ये अभिक्रिया मंद वेग से। यानी अगर अभिकारक की प्रकृति आयनिक है तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा रहेगा, अगर सहसंयोजक है तो कम रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा एग्जाम्पल अभिकारकों की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो होता क्या है, अभिकारक के अणुओं में आपस में टकराने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है और उससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अगर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि कर दें, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।
अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तीसरा, ताप। ताप का क्या प्रभाव है? तो ताप है, अगर ताप बढ़ा देते हैं तब भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बढ़ जाता ताप बढ़ाने पर। और प्रायोगिक आंकड़ा कहता है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप में वृद्धि करते हैं, ताप वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। दो गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। कब? जब ताप में वृद्धि कर देते हैं। चौथा, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगर किसमें वृद्धि हो जाती है? अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक कोयले के टुकड़े को जलाइए, तो जैसे कोयले का टुकड़ा इतना बड़ा है तो सरफेस एरिया इतना है, और इसी कोयले के टुकड़े को चूर्ण कर दीजिए, तो जब चूर्ण कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये कोयला है का टुकड़ा और ये उसी कोयले का चूर्ण है, तो कोयले के टुकड़े की तुलना में कोयले का चूर्ण तेजी से जलता है। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया। इसका सरफेस एरिया इतना था और इसका सरफेस एरिया इतना, ये तेजी से जलने लगता है, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब 5वां पॉइंट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। 5वां पॉइंट उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक। जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है। इस अभिक्रिया का कुछ वेग है। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में लोहे का चूर्ण मिला देते हैं। किसका चूर्ण?
लोहे का, तो इसी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। यानी यह पदार्थ अभिक्रिया के वेग में क्या कर रहा, वृद्धि। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं उत्प्रेरक, कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत तक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। इसके रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये 5 ग्राम लिया जाता है लोहे का चूर्ण, तो अंत में 5 ग्राम ही प्राप्त होगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्यों बढ़ाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ये बहुत मेन पॉइंट है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब सक्रियण ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो उसके लिए पहले ये समझिए कि अभिक्रिया कैसे होती है। तो जैसे मान लीजिए ये ए और बी अभिकारक हैं, तो सबसे पहले अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के अणुओं में आपस में टक्कर होनी आवश्यक है। यानी ए के अणु बी के अणु से क्या होंगे, टकराएंगे। तो ए और बी अभिकारक है, इनके बहुत सारे अणु होते हैं, अभिकारक के बहुत सारे अणु होते हैं, वे आपस में टकराते हैं। यानी टक्करों की संख्या बहुत होती है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। जैसे सपोज ए और बी के बीच में 100 टक्कर हुई, तो क्या प्रत्येक टक्कर में उत्पाद मान लीजिए सी और डी बनेंगे, यह प्रश्न उठता है। तो प्रत्येक टक्कर में उत्पाद का निर्माण नहीं होता। ये जो 100 टक्कर हैं, इनमें से कुछ विशेष टक्कर होती हैं जिनको प्रभावी टक्कर कहते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन। वो जब प्रभावी टक्कर हैं वही आपस में जब होती हैं तो उत्पाद बनते हैं। तो क्या बनते, उत्पाद। दो चीज मेन है कि किसी अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक के अणुओं में आपस में टक्कर होनी आवश्यक है। सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण नहीं होता। कुछ विशेष टक्कर होती हैं जिनके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। अब वो विशेष टक्कर क्या है, तो उसके लिए आपको एक ग्राफ समझना होगा। उस ग्राफ को ऐसे समझिए, ये हमने y अक्ष पर प्लॉट कर दिया एनर्जी को, और x अक्ष पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति। प्रोग्रेस ऑफ
रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति। ये ई एनर्जी वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति। अब हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी, ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक अभिकारक अणुओं की ऊर्जा है, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा इतनी है, यहां पर अभिकारक है। और समझिए, और यहां तक एनर्जी चाहिए। देखिए, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा यहां से यहां तक है, और इतनी एनर्जी उनको और चाहिए, तब ये अभिकारक बदलेंगे उत्पाद सी और डी में। तो देखिए, उसका ग्राफ ऐसे बना देते हैं, ये इसके सामने, ये यहां पर उत्पाद। तो समझिए, अभिकारक के अणुओं के पास कुल जब इतनी एनर्जी होगी, ये तब ये बदल जाएंगे उत्पाद में। ये जो कुल एनर्जी है, इसको हम देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये आपकी देहली ऊर्जा है। देहली कुल एनर्जी जितनी चाहिए अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए। अब अभिकारक के अणुओं के पास इतनी एनर्जी है, ये देख लीजिए, अभिकारक के अणु यहां पर है, यानी इनके पास इतनी एनर्जी है। टोटल कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए। ये बीच की अवस्था है, ये बीच की अवस्था है। और जैसे आप लोग दहलीज लांघने को कहते हैं, दहलीज लांघ गए, यानी बॉर्डर लांघ गए, ये बॉर्डर है, इसलिए इस एनर्जी को देहली एनर्जी कहा गया। दहलीज जिसको, ये दहलीज पार कर गया तो अभिकारक बदल जाएगा उत्पाद में। अभिकारक आपके ए प्लस बी हैं और उत्पाद आपके सी प्लस डी। तो कुल इतनी एनर्जी हो तो आपके अभिकारक बदल जाए उत्पाद में। अब अभिकारक के अणुओं के पास इतनी एनर्जी है, उनको कितनी और चाहिए? यहां से यहां तक। इस एनर्जी को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। यह है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ये कहते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक, यानी आप देहली ऊर्जा के बारे में क्या कहेंगे? अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के अणुओं में जितनी एनर्जी होनी चाहिए अभिक्रिया होने के लिए, वो कहलाती है देहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? देहली ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा क्या है? अभिकारक अणुओं की ये औसत ऊर्जा है। अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा, ये यहां से यहां तक, वो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है, वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक अणुओं के पास तो इतनी एनर्जी है, बस उनको इतनी एनर्जी और चाहिए। इतनी एनर्जी और मिल जाए तो अभिकारक बदल जाए उत्पाद में। यानी इसके लिए जो टक्कर होंगी इस एनर्जी को पाने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं प्रभावी टक्करें, इफेक्टिव कॉलिजन्स। बताया, टक्करें तो बहुत होती हैं, 100 टक्कर हुई,
लेकिन सब टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया होती नहीं, यानी अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलती। कुछ विशेष टक्कर, तो उस विशेष टक्कर के लिए यही एनर्जी होती है सक्रियण ऊर्जा, ये विशेष टक्कर से मिलती है और अभिकारक बदल जाता है उत्पाद में। अब यहां पर ये ग्राफ दो प्रकार का रहता है, इसको नीचे भी ला सकते हैं, एक ऊष्माक्षेपी के लिए, एक ऊष्माशोषी के लिए। अब खैर देखिए, अब उत्प्रेरक का काम क्या है? यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, जब उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उत्प्रेरक क्या काम करता है? इसी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। उत्प्रेरक क्या काम करेगा? एक दूसरा रास्ता दे देगा। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर देखा जाए तो सक्रिय ऊर्जा ये यहां तक, इसके सामने ऐसे लेंगे, देखिए ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जब उत्प्रेरक नहीं है तो इतनी सक्रिय ऊर्जा चाहिए, और उत्प्रेरक जब आ गया तो केवल इतनी सक्रिय ऊर्जा चाहिए। तो होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे और बदल जाएंगे किसमें? उत्पाद में। जैसे मान लीजिए इन्हीं के पास कुछ एनर्जी थी, मान लीजिए इनके पास कुछ एनर्जी यहीं तक थी, लेकिन उत्प्रेरक नहीं था, तो ये लोग उत्पाद में नहीं बदल पा रहे थे, और हमने उत्प्रेरक मिला दिया तो इनको केवल इतनी एनर्जी चाहिए और ये बदल गए उत्पाद में। तो उत्प्रेरक का काम क्या है? इसी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देना। अब सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहां तक है। अब ये ग्राफ जो है इसको देख लीजिए, ग्राफ दो है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जैसे यहां पर देखेंगे तो अभिकारक अणुओं की ऊर्जा इतनी है, और इसको आगे जाए, यहां देखें, इधर देखें, उत्पाद के लिए उत्पाद की एनर्जी इतनी है, ये है, अभिकारक अणुओं की एनर्जी इतनी है, अभिकारक की इतनी है और उत्पाद की इतनी है। तो ईपी अगर लिख दें, ईपी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद की ज्यादा है, और ईआर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की कम है। तो जो डेल्टा ई लिखते हैं ऊर्जा में परिवर्तन, जिसको लिखते हैं ईपी माइनस ईआर, ईपी माइनस ईआर, ईपी प्रोडक्ट की एनर्जी, ईआर रिएक्टेंट की एनर्जी, तो इसका मान पॉजिटिव आएगा। ईपी का मान ज्यादा है, ये देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी यहां से यहां तक है, और रिएक्टेंट की यहां से यहां तक, अभिकारक की यहां से यहां तक है, और उत्पाद की यहां से यहां तक, ये पॉजिटिव। और डेल्टा ई पॉजिटिव आने का मतलब कि इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्माशोषी के लिए डेल्टा ई का मान पॉजिटिव होता है। और इसी को अगर नीचे कर दें तो नेगेटिव आ जाएगा। वो ऊष्माक्षेपी के लिए जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है,
यहाँ ऊष्मा क्या हो गई, अवशोषित, और इसी को नीचे कर देंगे तो ईपी का मान कम हो जाएगा, ईआर का मान ज्यादा हो जाएगा, तब ये निगेटिव आ जाएगा। और वो निगेटिव होता है किसके लिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए। तो इस तरीके से जान गए कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अभिकारक के इस ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और बदल जाते हैं उत्पाद में। इस बीच की अवस्था को सक्रिय संकर कहते हैं, यहां पर सक्रिय संकर। तो ये अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत है, जिससे ये पता चला उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब इसी पर अब मैं एक सवाल बता देता हूं अभिक्रिया के दर के लिए, यानी अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन है, अभिक्रिया A+2B = 3C+2D। ए और बी अभिकारक हैं, ए के अणुओं की संख्या 1, बी के अणुओं की संख्या 2, सी के अणुओं की संख्या 3 और डी के अणुओं की संख्या 2। इसके लिए बी के लुप्त होने की दर दी है 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड। तो अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो। तो देखिए, इसमें अभिक्रिया जो दी है A+2B = 3C+2D, इसमें दिया क्या है, B के लुप्त होने की दर। तो अगर हम B के लुप्त होने की दर लिखते हैं तो ये अभिकारक पहले लगा देंगे माइनस, और ये डेल्टा और B/ΔT, ये है B के लुप्त होने की दर। क्या है, B के लुप्त होने की दर, B के लुप्त होने की दर। B के लुप्त होने की दर। और अगर A लिखेंगे तो माइनस डेल्टा A की सांद्रता में परिवर्तन अपान ΔT, और C का निर्माण हो रहा है। अगर C के निर्माण की दर लिखते हैं तो प्लस लगा देंगे, डेल्टा C की सांद्रता अपान ΔT। D के निर्माण की दर तो प्लस डेल्टा D की सांद्रता अपान ΔT। अब B के लुप्त होने की दर, इसका मान दिया है 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर × सेकेंड, मोल प्रति लीटर × सेकेंड। और निकालना अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो R है अभिक्रिया की दर। अगर हम B के सापेक्ष लिखते हैं तो माइनस डेल्टा B अपान ΔT, और अभिक्रिया की दर में हमने बताया था मोलों की संख्या नीचे आ जाती है। इसके 2 मोल हैं तो यहां पर 2 आ जाएगा। अभिक्रिया की दर में मोलों की संख्या नीचे आ जाती है। अगर इसके सापेक्ष लिखेंगे तो 1 लिख देंगे, इसके सापेक्ष लिखेंगे 3 लिख देंगे, इसके सापेक्ष लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब ये आपको माइनस डेल्टा B अपान ΔT दिया है, यहां से ये दिया है 1 × 10⁻², और नीचे कितना लग गया 2 मोल प्रति लीटर सेकेंड, मोल प्रति लीटर सेकेंड। ये भाग दे दिए 1 को 2 से,
तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड। यही आ गई अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। शेष चर्चा अगले लेक्चर में होगी। और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।